Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial from the Hindu, which is titled India's Moment. ये जो अभी इसी वीकेंड जो G20 समिट अभी कंक्लूड हुई है, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। जैसा आप जानते हैं, आपको क्विकली एडिटोरियल रीड करना है वीडियो को पॉज करके, एंड पैसेज के एंड में एक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम ये पैसेज डिस्कस करते हैं। Next. 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 ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है, डिटांट का जो भी ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो पहले एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं। द लीडर समिट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी of the G20 grouping held over the weekend resulted in major success with the unanimous adoption of the New Delhi Declaration. तो अभी जैसा आप जानते हैं, जो अभी G20 की लीडर्स की समिट हुई थी, व्हाट इज अ समिट, जहाँ पर टॉप लेवल जो ब्यूरोक्रेट्स या फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही थी, तो पूरे ईयर मीटिंग्स हुई और फाइनली जो समिट हुई जिसमें ग्लोबल लीडर्स आए, तो इट वॉज अ मेजर सक्सेस, रिजल्टेड इन अ मेजर सक्सेस। क्यों? क्योंकि एक यूनानिमस एडॉप्शन हुआ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का। जब इस तरह की समिट्स होती हैं तो जो लीडर्स हैं या अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो वो मिलकर एक डिक्लेरेशन देती हैं जो कि कंसेंसस, जो कि यूनानिमस होनी चाहिए। ठीक है, उस पर एक कंसेंसस होना चाहिए, यानी सब कंट्रीज़ एग्री करनी चाहिए उस पर। तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था इस बार कि सब कंट्रीज़ एग्री कर पाएंगी, लेकिन एक यूनानिमस डिक्लेरेशन हुआ। यूनानिमस यानी सब लोग, सारी कंट्रीज एग्री करती हैं इस डिक्लेरेशन से, जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। स्पेशली सिग्निफिकेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? एज देयर वॉज लिटिल होप ऑफ वन, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि एक जो है यूनानिमस एक डिक्लेरेशन आ पाएगा कि सारी कंट्रीज एग्री कर पाएंगी। क्योंकि अभी उसी के फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन भी हैं, जैसे कि experts, diplomats and officials had downplayed expectations of India's negotiators being able to pull off what few have achieved thus far. Experts ने क्या कहा था, diplomats, experts, इन सब ने क्या कहा था कि chances कम है कि एक कंसेंसस बन पाएगा, यानी कि सब लोग, सारी कंट्रीज एग्री कर पाएंगी एक डिक्लेरेशन पर। क्योंकि और फिर उन्होंने क्या किया, डाउन प्ले किया एक्सपेक्टेशंस को। उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्हेन वी डाउन प्ले समथिंग, हम उसकी इंपॉर्टेंस को कम शो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ज़्यादा कि जो इंडिया के जो नेगोशिएटर्स हैं, ठीक है, जो बाकी सब कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक कॉमन जो है एक यूनानिमस डिक्लेरेशन बन पाए। तो उन्होंने कहा था उनकी कैपेबिलिटीज़ शायद इतनी ना हो कि वो ना करवा पाएँ, एक यूनानिमस डिक्लेरेशन पे एग्रीमेंट ना हो पाए। ठीक है, पुल ऑफ का मतलब कोई चीज़ आप अचीव करते हो, बहुत मुश्किल काम है, आप बहुत मेहनत करते हो और फिर आप उसे अचीव कर लेते हो, उसको हम कहेंगे पुल ऑफ। तो इनकी इंडियन नेगोशिएटर्स जो है वो एक ऐसा डिक्लेरेशन अचीव कर पाएंगे जो कि अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। बहुत कम लोग ही अचीव कर पाए हैं इस तरह का डिक्लेरेशन। A detente between the Western G7 EU axis and the Russia-China combined. अब detente होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कभी एग्रीमेंट्स होते हैं, कभी अच्छे रिलेशंस होते हैं और कभी कई बार रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होते। तो जब दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं या कहें कि जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है कम होने लगते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं डेटांट। ओके, तो डेटांट मतलब कि जो वेस्टर्न ग्रुप है, जिसमें कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एक तरफ ये कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ है रशिया, चाइना रशिया और चाइना। तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही थी अभी तक।
और इनको एक कॉमन स्टेटमेंट पर मनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि बहुत कम लोग ही अभी तक अचीव कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू है यूक्रेन वॉर का, जिसमें जो यूएस लेड जो ग्रुप है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो अगेंस्ट रशिया, जबकि रशिया एंड चाइना इसका ऑपोजिट चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट हैज़ बीन पास सो फार एज अ रिजल्ट ऑफ वीटोज बाय बोथ साइड्स। तो जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, 2022 में स्टार्ट हुई थी, तो तब से अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक कोई भी एक स्टेटमेंट पास नहीं हो पाया, क्योंकि या तो यूएस और यूके लेड जो ग्रुप है वो वीटो कर देता है, यानी कि वो वीटो यानी कि उस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं, तो वो स्टेटमेंट पास नहीं हो पाती, और या फिर उसे रशिया या चाइना ने वीटो कर दिया। तो अभी तक कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं हो पाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो यूएस यूके लेड जो ग्रुप था, वेस्टर्न ग्रुप, वेस्टर्न ब्लॉक, और चाइना और रशिया, वो सब एग्री कर पाए एक स्टेटमेंट पे। While Indonesian G20 negotiators in 2022 were able to pull off a joint statement with references critical of Russia, the G7 pushed for these. The consensus did not last, and Russia and China refused to have them repeated this year. तो लास्ट ईयर G20 समिट हुई थी इंडोनेशिया में, जहाँ पे वहाँ जो उनके जो नेगोशिएटर्स थे, दे वर एबल टू पुल ऑफ, यानी कि अचीव अस जॉइंट स्टेटमेंट। वहाँ पर भी एक जॉइंट स्टेटमेंट हो पाई थी, जिसमें कुछ पैराग्राफ से जो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। कंसेंसस होता है एग्रीमेंट किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो वो एग्रीमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि रशिया और चाइना ने कहा कि वो ये वाले पैराग्राफ्स रिपीट नहीं होने देंगे इस ईयर डिक्लेरेशन में। As every Indian ministerial meeting ended without success in a joint statement, India's negotiating team took the more considered approach to achieve consensus on other issues before tackling the paragraphs on Ukraine. तो क्या हुआ, जब भी यूक्रेन वाला इशू डिस्कस किया जाता था तो कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो भी इंडियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, कि इंडियन जो नेगोशिएटर्स थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स से बात कर रहे थे, ताकि एक जो है कंसेंसस बन पाए, ताकि जॉइंट जो डिक्लेरेशन है वो हो पाए। तो लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही थी इंडिया को यूक्रेन के टॉपिक पर। ठीक है, तो इंडिया की जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उन्होंने क्या किया, दे टुक अ मोर कंसिडर्ड अप्रोच। कंसिडर्ड यानी जो आपने बहुत जो सोच समझ के कोई फैसला लिया है, कोई अप्रोच चूज़ किया, तो उन्होंने एक क्या तरीका अपनाया, क्या अप्रोच अपनाई टू अचीव कंसेंसस ऑन अदर इश्यूज। की ओके, अगर हम यूक्रेन पे हम कंसेंसस नहीं बना सकते, हम बाकी टॉपिक्स से पर कंसेंसस बनाते हैं। तो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर पैराग्राफ्स डील करने से पहले उन्होंने बाकी चीज़ों पर कंसेंसस बनाया। देयर वाज अ ब्रेक थ्रू आफ्टर द G7 कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंसिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्रिटिकल ऑफ रशिया। तो फिर ब्रेक थ्रू कब आया, जब कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है, वहाँ पर हम ये ब्रेक थ्रू वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है वो बना, तो इट वाज अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, एआई के डेवलपमेंट वाज अ ब्रेक थ्रू। कंप्यूटर जब पहली बार बनाए गए, तो इट वाज अ ब्रेक थ्रू। तो कोई भी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ नए, बहुत ही सडन, कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करते, तो वहाँ ब्रेक थ्रू यूज़ होता है। एक दूसरा जगह जब हम ब्रेक थ्रू यूज़ करते हैं, वो है कि अचानक से कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अचानक से क्या डेवलपमेंट हुई कि जो G7 ग्रुप है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स को थोड़ा पहले से कम किया। तो जब आप नेगोशिएट करते हो और कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, यानी आप समझौता करते हो, आप अपनी डिमांड्स को थोड़ा कम करते हो, तो वहाँ पर G7 कंट्रीज़ ने वो माने कि वो जो वो चाहते थे कि रशिया को क्रिटिसाइज करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए स्टेटमेंट में, तो उन्होंने उस डिमांड से वो पीछे हट गए। ठीक है, और वो ज़्यादा न्यूट्रल पैराग्राफ्स को इंक्लूड करने के लिए मान गए। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अचीव व्हाट इज़ ट्रूली इम्पॉसिबल इन टुडेज ग्लोबल पोलराइजेशन। और जो स्टेटमेंट है उसने जो अचीव किया है, जो उन्होंने वो आज के टाइम में, आज के ग्लोबल पोलराइजेशन, पोलर यानी बिल्कुल ऑपोजिट। तो
दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो भी हो क्या रहा है कि कंट्रीज़ अलग, चाहे वो यूएन हो, चाहे G20 हो, चाहे कोई और इंटरनेशनल ग्रुपिंग हो, तो कंट्रीज़ दो एक तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गए, एक प्रो वेस्टर्न ब्लॉक, एक यूएस, एक रशिया या चाइना को फेवर करने वाला ब्लॉक। तो इस टाइम में एक ऐसी स्टेटमेंट अचीव करना जो कि जिसमें सब कंट्रीज़ एग्री करती हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, और लेकिन वो अचीव हो पाया। इन दैट इंडियाज मिडल पाथ पॉलिसी हैज़ बीन इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और ये अचीव कैसे हो पाया? क्योंकि इंडिया एक मिडल पाथ पॉलिसी फॉलो करता है कि वो एक किसी भी एक ग्रुप या एक ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करता, वो एक मिडल पाथ फॉलो करता है, दोनों से रिलेशंस मेंटेन करके रखता है। अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पर्सनल आउटरीच टू मैनी G20 लीडर्स। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आउटरीच यानी कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की काफ़ी G20 लीडर्स के साथ, ठीक है। तो आउटरीच करना यानी किसी के साथ आप कम्युनिकेशन बनाते हो ताकि आप उनके साथ बात कर पाओ, ठीक है। और इस केस में जो रशिया चाइना एक ब्लॉक एंड जो वेस्टर्न ब्लॉक है, तो उनके एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है हम ड्राफ्ट कर पाए ताकि दोनों ग्रुप्स उस पर एग्री करें। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को अप्रोच किया। अनदर की इनिशिएटिव वाज एनलिस्टिंग द ग्लोबल साउथ। और इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको इंक्लूड किया गया G20 में। एनलिस्ट करना, इंक्लूड करना, इंक्लूडिंग मैनी G20 मेंबर्स। और G20 में भी काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनके अलावा और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया। तो जो G20 में भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो रिलक्टेंट टू टेक साइड्स ऑन द टसल। G20 में कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जो नहीं चाहते थे कि वो साइड लें, कोई भी दोनों में से एक साइड को वो लें, ठीक है। टसल इज़ जो भी फाइट चल रही है, जो भी स्ट्रगल चल रहा है दोनों ग्रुप्स के बीच में, एंड वांटेड इंस्टेड टू शिफ्ट प्रायोरिटीज़ टू ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं चाहती थी कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वो आएँ, और वो फोकस करना चाहते थे ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज़ पर, ठीक है, ताकि इन पर प्रोग्रेस हो। As a result, the 83 paragraph declaration made progress on cryptocurrency regulation। तो ये mentioned है टॉप सब एरियाज जिस पे फोकस किया डिक्लेरेशन ने। cryptocurrency regulation crystallize a figure of nearly $10 trillion needed for climate change adaptation। तो क्रिस्टलाइज करना यानी कि किसी कोई चीज़ है, सिर्फ आइडिया है, और आप उसको एक रियल चीज़ में आप उसको अचीव कर पाते हो, कोई कॉन्क्रीट आउटकम, ठीक है, कोई चीज़ जो रियल है। तो उसको वो इंडिया अचीव कर पाए कि $10 ट्रिलियन कैसे जो है वो अवेलेबल कराए जाएं, ताकि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिस्क है उनको कम किया जा सके, ठीक है। किसके लिए? फॉर ग्लोबल साउथ, यानी जो वो मनी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अवेलेबल कराया जाएगा ताकि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है वो की जा सके, एंड जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, उनकी जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। ऑल्दो इट फेल्ड टू एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल फेज आउट डेडलाइंस। लेकिन इंडिया ये जो कि कब फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कर दिया जाएगा, उनका यूज़ ख़त्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। देयर वर सेवरल अदर इनिशिएटिव्स टू। उसके अलावा और भी कई सारे इनिशिएटिव्स थे और कई सारे पहल थी। द एडमिशन ऑफ द 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन। अभी तक अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट नहीं था, तो G20 में उन्हें भी एक मेंबर बनाया गया। हैज़ बीन करेक्टेड एन इम्बैलेंस दैट सो फार ओनली अलाउड द EU इन एज अ रीजनल ग्रुपिंग इन द G20। तो एक ग्रुप जैसे यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ठीक है, तो G20 में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप अलाउड था अभी तक। अब जो अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनका यूनियन है, उनका ग्रुप है, तो वो भी इंक्लूड हो गया। तो जो इम्बैलेंस था G20 में अब वो हट गया है। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये एक और इनिशिएटिव है, ठीक है, वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मोर रिसर्च एंड डिलीवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज फॉर अ वर्ल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। कि कैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो ग्रीन फ्यूल्स हैं वो कैसे जो है उनका यूज़ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ताकि फॉसिल फ्यूल्स पे जो अभी कंट्रीज़ डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंसी कम की जा सके।
Finally, an India, Middle East, Europe corridor with the promise of US investment has dazzling possibilities. और एक ये नया कॉरिडोर अनाउंस किया गया है जो कि इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करेगा वाया द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। तो इससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस इन जो इंडिया और यूरोप के बीच में, और मिडल ईस्ट और यूरोप एंड इंडिया, ठीक है, तो तीनों रीजन्स में। तो ये इट हैज़ डैजलिंग पॉसिबिलिटीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इनिशिएटिव से। लेकिन इसकी डिटेल्स, फंडिंग, एग्जीक्यूशन, कब कैसे फंड किया जाएगा, कब शुरू होगा प्रोजेक्ट, ये सब डिटेल्स अभी जो है फाइनलाइज करनी बाकी है। इंडियाज अटेम्प्ट टू टेक द G20 आउटसाइड द ऑर्डिनरी सिंगल वेन्यू टेम्पलेट। अभी तक क्या होता था, G20 का एक ही वेन्यू होता था, एक ही जगह पर मीटिंग्स होती थी, लेकिन उसको हटाया गया, उसकी जगह टेम्पलेट होता है एक मॉडल। तो ऐसा ही G20 मीटिंग्स होती थी, लेकिन उसको इंडिया में क्या हुआ कि 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई ओवर 60 सिटीज़, तो इतने सारे वेन्यूज़ थे, और 1 लाख से ज़्यादा ऑफिशियल विजिटर्स 125 कंट्रीज से आए। इट हैज़ बीन नोटेड एज ए यूनिक इनिशिएटिव, और एक नई पहल, एक यूनिक इनिशिएटिव है इंडिया का, एल्बीट एट अ कंसिडरेबल एक्स्ट्रा कॉस्ट। हालांकि तो हालांकि ये इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर फ्यूचर G20s विल फाइंड इट अ वायबल एग्जाम्पल टू फॉलो। अब ये देखना है, इट रिमेन्स टू बी सीन कि आने वाले जो G20 समिट्स होंगी दूसरी कंट्रीज़ में, क्या वो भी इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं। वायबल होता है कोई चीज़ जो अचीव की जा सके, अनवायबल जो नहीं अचीव की जा सकती। तो ये देखना होगा कि वो कंट्रीज़ क्या इस तरह से G20 ऑर्गेनाइज करना, क्या वो उनके लिए पॉसिबल होगा। अबव ऑल इंडियाज G20 लीव्स एन इंडेलिबल मार्क, इंडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके। तो एक ऐसी छाप छोड़ रहे हैं, ऐसा मार्क जो छोड़ रहे हैं जो कि मिटाया नहीं जा सकता, इन इट्स अटेम्प्ट टू पॉपुलराइज एन ऑर्गेनाइजेशन सीन टिल नाउ एज अ स्टेड एंड बोरिंग इवेंट। तो इंडिया ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये एक ऐसा मार्क छोड़ेगा जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक G20 को अभी तक एक स्टेड इज अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग इवेंट को माना जाता था। ओके, तो उसमें ये माना जाता था कि वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आते हैं एंड वो आर्केन सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, आर्केन जो कि सिर्फ कुछ ही लोग समझ सकते हैं, कुछ ही लोगों को उसके बारे में पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स, लोगों को नहीं पता था कि G20 पे किन चीज़ों पर डिस्कशन होती है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड, डिसीजंस मेड आर नॉट स्क्रूटिनाइज्ड। ये माना जाता था कि जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी स्क्रूटिनी नहीं होती, ये नहीं देखा जाता कि क्या वो जो डिसीजंस लिए थे वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इशू था। एंड विदाउट ब्रिंगिंग रियल चेंज टू द लाइव्स ऑफ द वाइडर ग्लोबल पॉपुलेशन, ये माना जाता था कि G20 जो डिसीजंस लेती है जो ग्रुप, तो उससे जो बाकी जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनकी लाइफ्स पर, ये माना जाता था टू दैट एंड। और इसीलिए, ठीक है, यही अचीव करने के लिए कि ये जो परसेप्शन है वो चेंज हो, Mr. Modi's decision to hold a virtual review meeting in November before India gives up its presidency is a chance to ensure implementation and scrutiny of the decisions made over the weekend। और इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया नवंबर में, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी ख़त्म होगी उससे पहले, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डिसीजंस लिए गए उन पर काम शुरू हो गया है, और उनकी स्क्रूटिनी यानी कि उनको केयरफुली एग्जामिन किया जा सके, देखा जा सके कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या सही डायरेक्शन में जा रही हैं सभी कंट्रीज़, जो भी एग्रीमेंट हुआ था। ओके, दैट हैज़ बीन डब्ड इंडियाज़ G20 मोमेंट। और जो ये इवेंट हुआ अभी, तो इसको डब किया गया, यानी कि इसको कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है, इट हैज़ बीन डब्ड इंडियाज़ G20 मोमेंट, और इसको कहा जा रहा है कि ये इंडिया का एक G20 मोमेंट था। ओके, तो ये हमारा जो एडिटोरियल था, इसकी टोन अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है, प्रेज़ कर रहा है, एम्बिगुअस है, ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का टोन था। तो पूरे पैसेज में हम देखते हैं कि प्रेज़ की जा रही है कि जिस तरह से हैंडल किया इंडिया ने G20 को, और यहाँ पर
प्रेज यहाँ पर भी की है कि इंडिया हैज़ बीन एबल टू अचीव समथिंग विच अदर्स हैव नॉट बीन एबल टू, कि जो कंसेंसस अचीव कर पाए इंडिया जो बाकी नहीं कर पाए, तो यहाँ पर प्रेज की जा रही है। और हम कह सकते हैं कि जो टोन है वो लॉडेटरी है, ठीक है। लॉर्ड करना यानी कि तारीफ करना, ओके। तो हमें यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग बताना है डेटांट का। हमने भी देखा था डेटांट होता है जब जो दो कंट्रीज़ के बीच में नेगेटिव या कहें कि डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस जब कम होने लगते हैं तो डेटांट हम कहते हैं, यानी इम्प्रूव हो रहे रिलेशंस, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड एम्बर क्या होता है? एम्बर्स होते हैं जब आग बुझ जाती है, ठीक है, लेकिन जो वुड या कोल के पीसेस हैं वो तब भी वो गर्म रहते हैं, ठीक है। दे एमिट लाइट, आग नहीं जल रही है बट दे आर स्टिल हॉट, तो उन्हें हम एम्बर्स कहते हैं। प्रेसिडेंट, कि कोई चीज़ पहले हुई जिसको आप मॉडल की तरह फॉलो करते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो वो भी मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, ऑपोजिट, ठीक है। आउटले, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब आप मनी प्रोवाइड करते हो, दैट्स एन आउटले, तो डेटांट का ऑपोजिट नहीं है। ट्रूस इज एग्रीमेंट, अगर दो फाइट करने वाली या कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स जो है वो मिलके एक समझौता करते हैं, तो ट्रूस इज ऑल्सो नॉट ऑपोजिट इन मीनिंग टू डेटांट। स्ट्राइफ क्या होता है? जो दो ग्रुप्स के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में जब एक वायलेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको हम स्ट्राइफ कहते हैं, और वो इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि डेटांट होता है कि जब हॉस्टिलिटीज़ कम होती हैं, और स्ट्राइफ मतलब वायलेंस और हॉस्टिलिटीज़ बढ़ना। सो ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड if you want you can also take the screenshot. So I hope you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.